In today's class, we are going to proceed with our क्लास 12 बिजनेस स्टडी सीबीएसई सैंपल पेपर। जो आपका सीबीएसई का ये सैंपल पेपर आया है फॉर सेशन 22-23। अब देखो, लाइक एनी अदर पेपर, इसमें भी कितने क्वेश्चंस होंगे आपके? 34। इसमें जो पहले वाला, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में, जो इतने सालों में जो बीएसटी के सैंपल पेपर या पीएसटी के सॉरी जो पेपर का जो कंसेप्ट होता था, उसमें कुछ नई चीजें ऐड होती। न्यू चीजों का मतलब जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस देखो इसमें इस पेपर में आपको मिलेंगे। एक इसमें आपको मिलेगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर को देख के आपको आंसर करना। आई होप आपके स्कूल में भी आपको बताया गया होगा। ठीक है, एक वो न्यू चीज आपकी ऐड हुई है। केस बेस्ड स्टडीज तो आपकी रहती है। इसके अलावा आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके, और असर्शन और रीजनिंग। तो देखो, एमसीक्यू हो गया एक तो, और क्या है आपका? केस बेस्ड स्टडी, एक असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन, और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, और इसके अलावा आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इन 5 तरह के क्वेश्चंस पर आपको काम करना है। समझ में आ रही है? ठीक है, जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें 50 to 75 वर्ड्स में आपको आंसर देना। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो 150 वर्ड से अबाउट होना चाहिए। और जो 6 मार्क्स का जो आपका आंसर होगा, वो आप क्वेश्चन होगा, उसमें 200 वर्ड से अराउंड आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऋषभ joined an entertainment company, Avatar, as a creative head. As a manager looking after the creative unit of the company, one of the function he has to perform is the process of organizing. Which step of the process will he need to perform after identifying and dividing the work? 2 स्टेप तो हो गए, आइडेंटिफाई कर लिया और वर्क को, काम को डिवाइड कर दिया। That has to be done in accordance with the previously determined plan. तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। बोलो। आइडेंटिफिकेशन हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, उसके बाद क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो क्या होगा आंसर? डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा आपका? डिपार्टमेंटलाइजेशन। Question 2 is, which characteristics of the business environment is highlighted when changes are taking place too frequently and it becomes difficult to predict the future? बोलो क्या लगता है? यस, वेरी गुड, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होती है ना, ये भी था एक पार्ट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट में, हमने स्टडी किया था। भाई हमें नहीं पता होता कब, जैसे डिमोनेटाइजेशन आ गया था, उससे कितने बिजनेस इफेक्ट हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, Arohan Limited is a company manufacturing automobiles, okay, where division of work into key areas including production, purchase, marketing, accounts and personal. Okay, काम आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, यही कह सकता हूं मैं। प्रोडक्शन का अलग बना दिया, परचेज का अलग बना दिया, मार्केटिंग का, अकाउंट्स का, पर्सनल का। अब आपसे पूछा जा रहा है, which of the following is a disadvantage of the organizational structure of the Arohan Limited? अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो आपने पढ़ा था 2 तरह का होता है, या तो होता है डिविजनल या होता है फंक्शनल। तो पहले तो आपको वो फाइंड करना होगा कि यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर आपको वो समझ में आ गई कौन से स्ट्रक्चर की बात हो रही है, फिर उसका डिसएडवांटेज आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, फंक्शनल है या आपको डिविजनल? फंक्शनल। कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे? फंक्शनल। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर का क्या डिसएडवांटेज होता है यहाँ पर देखो, कोई दिखाई दे रहा है? कहता है इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। ये तो डिविजनल में था, क्योंकि इसमें सभी के प्रोडक्ट्स के अलग अलग वो बनते हैं। मैनेजर मे गेन पावर एंड असर्ट इंडिपेंडेंस एंड इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। इट एंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन। ये है, कुछ याद आ रहा है? प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में रह जाता है, परचेज वाला परचेज में रह जाता है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में रह जाता है। तो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए तैयार होने के लिए तो आपको हर फंक्शंस की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो आपके पास नहीं हो पाती।
तो आप टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पर अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट हो तो नहीं आप तैयार हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये आपका जो मैं बात कर रहा था पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ आपको, यहाँ पर एक दीदी बैठी हुई है, ये लैपटॉप कंप्यूटर में काम कर रही है, ठीक है। कहता है आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन अबव इन विच सपना हु वाज जॉइंड द वर्कफोर्स, दीदी का नाम सपना है, रिसेंटली इज वर्किंग ऑन एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब ऑप्शन में बात करते हैं। देखो ऑप्शन में आपको दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, और सोशल एंड लीगल। अब ध्यान से देखो, तो ये जैसे ही आपको ये लैपटॉप ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, टेक्नोलॉजिकल तो ये है, तो ए और बी में से कोई एक होगा। क्या यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का साइन है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको ऐसा? तो पॉलिटिकल तो ये है नहीं। या वैसे भी देखो, एक लड़की जो है टेक्निकल सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में काम कर रही है, तो सोसाइटी को लेके बात हो रही है। बेसिकली जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। इज इट क्लियर? ठीक है, so let's go to the next question, that is question number 5. Question number 5 is identify the reason which makes management important in the light of the fact that it is generally seen that individuals in an organization resist change, as a change often means moving from a familiar, secure environment into a newer and a more challenging one. भैया जब आप नई नई किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो एज एन इंडिविजुअल, और ये ह्यूमन नेचर भी होती है, हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। कोई भी नई चीजें होती है वो चेंज को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो काम करता है, वो आपसे पूछा जा रहा है वो फंक्शन है क्या? आइडेंटिफाई द रीजन विच मेक्स मैनेजमेंट, यहाँ पर मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर ऐसे में मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है? अब आपको कहता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे ग्रुप गोल की। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा और क्या है? मैनेजमेंट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की भी कोई बात नहीं हो रही है। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे इसकी भी कोई बात नहीं हो रही है। डायनेमिक यानी कि चेंजेस को अडॉप्ट करना, तो ये चेंजेस ही है ना, कि किस तरह से मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है आप उन न्यू चैलेंजेस को अडॉप्ट कर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन नवंबर 2016 with profound implication for it. Okay, the process which put restriction on convertibility of domestic money and bank deposits was meant to create a less cashless money. ये एरर है भाई, ये लेस कैश नहीं है, कैशलेस इकोनॉमी है। One argument against the cashless economy is that, अब एक थोड़ा थोड़ा करके इसको समझो। देखो डिमोनेटाइजेशन आया था, इसमें कौन कौन से नोट बंद हो गए थे? 500 और 1000 के, ठीक है। इसके बाद बात ये हुई थी कि भैया हम जो इकोनॉमी को कैशलेस बना दें, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसे आप पेटीएम शेटीएम करते हो, ये चीजें हो। अब लेकिन कैशलेस इकोनॉमी के अगेंस्ट एक आर्ग्यूमेंट था, वो आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या था? टैक्स इवेजन विल बी रेड्यूस्ड, ये तो आर्ग्यूमेंट, ये तो फेवर की बात है, लोग टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे। अगर कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी तो हर चीज का रिकॉर्ड आरबीआई के पास जाएगा। ये तो फेवर की, ये तो आर्ग्यूमेंट थोड़ी ना, ये तो फेवर है, ये तो फिर अच्छी बात है। फाइनेंशियल सेविंग विल इंक्रीज, ये भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये भी अच्छी बात है। मोर पीपल विल बी इंट्रोड्यूस इन द फॉर्मल इकोनॉमी, ये भी अच्छी बात है। पर कैशलेस इकोनॉमी में सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी की, हर जगह तो नहीं होती है? और हर इंसान को इंटरनेट के साथ नेट से किस तरह से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना है या रिसीव करना है वो नहीं पता, इलिटरेट पीपल। तो ये सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये आता है, भी कैशलेस इकोनॉमी बना दोगे, व्हाट अबाउट दोस पीपल डू नॉट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कोई उनको बेवकूफ ही बना जाएगा, फ्रॉड बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अभी भी होता है तब तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज क्वेश्चन 7, एंड क्वेश्चन 7 इज airlines will be able to offer the benefit of lower pricing to customer on sectors routes due to the decision of the civil aviation ministry to remove price caps। मतलब इतना समझो कि आप कि क्या अनाउंसमेंट हो रही है कि जो प्राइस कैप है यानी कि टिकट्स हो एयरलाइंस के वो सस्ती हो जाएगी। समझ में आ गया? रिमूव प्राइस कैप्स का मतलब ये फ्रॉम 31 अगस्त 2022। ओके, दिस कैन हेल्प an airline to do better performance if they take early decision। अब अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ जाते हो तो आपको हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। आपके दिमाग में भी, आपको भी पता चला, अगर आप अवेयर हो कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हर चीज का एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको पता लग गया कि भाई ऐसी कुछ प्लानिंग हो रही है। ठीक है, अब इससे एयरलाइन को हेल्प मिलेगी टू डू बेटर परफॉर्मेंस इफ दे टेक अर्ली डिसीजन रिगार्डिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग एनालिसिस। Which importance of business environment and its understanding by manager is not highlighted above। इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंस जो हाईलाइटेड नहीं हो रही है? इट हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ये तो आ ही रही है, बेटर परफॉर्मेंस ये तो है। इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, अर्ली डिसीजन रिगार्डिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो डिसीजन का मतलब यही हो गया ना, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यही तो डिसीजन लोगे कि फ्यूचर में अब हमें क्या करना है। It enables a firm to identify opportunity and get first mover advantage। तो ये रहा future course of action after understanding and doing analysis, तो ये भी है इसमें। लेकिन useful, it helps in tapping useful resources, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है? ये पैराग्राफ में कहीं भी गिवन नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, देखो ओ लगा इन्होंने कर दिया एलो। A mobility platform is in the process of laying off 400 to 500 employees in a move aimed at driving cost efficiency। Okay, फिर क्या कहा जा रहा है? Which objective of management will the firm not be able to achieve by carrying out this process। कौन सा ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट का, जो मैनेजमेंट यहाँ पर अचीव नहीं कर रही है? लेइंग ऑफ का मतलब समझते हो भैया? कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए इन्होंने 400 से 500 एम्प्लॉयज को बाहर कर दिया। देख लो, समझ में आ रहा है? अब उनको निकाल रहे हो, एफिशिएंसी तो आ ही रही है, प्रॉफिट भी आएगा आपका, सर्वाइवल भी है, लेकिन सोशल नहीं है ना। सोशल में तो क्या होता है, सोसाइटी के लिए आप कुछ करते हो, यहाँ तो आप 400-500 लोगों को जो थे उनको भी बाहर कर। समझ में आ गया? तो कौन से ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पर? जो नहीं है यहाँ पर वो है सोशल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज, राधा स्टार्टेड अ होम कुक फूड डिलीवरी ढाबा सर्विस। ओके, और मदर हु इज अ ग्रेट कुक, इसकी मम्मी बहुत अच्छा पकाती है खाना, मम्मी वैसे भी अच्छा बनाती है, डिसाइडेड टू हेल्प। माँ ने क्या डिसाइड किया कि मैं राधा की हेल्प करूँ। दे रिलाइड ऑन फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर ऑर्डर्स एंड देन ऑन वर्ड ऑफ माउथ। अभी तक ये क्या, किस पर रिलाई कर रहे हैं भाई? जो भी दोस्त हैं, रिलेटिव है, उनको बता दे कि भाई हमने ऐसा ऐसा कोई काम शुरू किया है, उनके थ्रू बात आगे तक जा रही है। फिर जो भी लोग आते हैं वो खाना खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, फिर वो आगे, तो ये हो गया आपका वर्ड ऑफ माउथ। As a step in the process of ensuring that activities are performed as per her plan of supplying healthy, good quality, reasonable food and earning profit। अब राधा क्या चाहती है कि जो हम फूड प्रोवाइड करें वो हेल्दी हो, क्वालिटी फूड हो, और उसके थ्रू वो क्या करना, ऑब्वियसली अर्निंग प्रॉफिट। तो इसने क्या डिसाइड किया इस चीज को करने के लिए, फुलफिल करने के लिए? शी डिसाइडेड टू कीप बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेंचमार्क टुवर्ड्स व्हिच शी वुड स्ट्राइव टू वर्क। उसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, ये स्टैंडर्ड रहेगा हमारा। समझ आ रहा है? क्वांटिटी का मतलब कितने हमें कस्टमर को वो साल में हमें कितना फूड सप्लाई हमारी होनी चाहिए नियर अबाउट, और क्या रेज हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, क्वालिटी क्या होगी फूड की। A function of management is being discussed above. An important characteristics of this function of management is, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा? पहले तो देखो, अब यहाँ पे भी दो क्वेश्चन आ गया, जैसे पहले था। पहला था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बेंचमार्क वगैरह जो सेट किए जाते हैं वो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है? कंट्रोलिंग। भैया मुझे ये अचीव करना है, इतना अचीव, ये मेरा टारगेट है, कंट्रोलिंग में होता है ना कि ये
मुझे जैसे अब आपके केस में 95% लेने हैं, ये लेना है वो लेना है, होता ना ऐसा। अब कंट्रोलिंग के हिसाब से देखो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, यही है था ना कंट्रोलिंग में, या प्लानिंग है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग में होता है ना आपका, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, Raman and Vasudev were two employees who were embezzling, अच्छा जी, who were embezzling an import-export company in Varanasi. Embezzling का मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, दो भाई साहब कंपनी में काम कर रहे हैं और सही कंपनी को लूटने में लगे हुए हैं, कंपनी को धोखा दे रहे हैं। वेयर देवर वर्किंग, जहां वो काम करते हैं। अब क्या हुआ, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी संपत सिंह बिकेम सस्पिशियस ऑफ द टू, इसको शक हो गया, संपत सिंह को शक हो गया, व्हेन ही रियलाइज दैट देयर एक्टिविटीज वर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। उसने देखा भाई जिस हिसाब से इनका काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं चल रहा है, अब इसको शक हो गया, तो उसने क्या किया, व्हाट ही डिड, he installed he installed a software that could secretly log every single stroke of the suspect's computer keys and send an encrypted email report to the cyber police। उसने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसके थ्रू जो भी ये गलत काम करेंगे उसकी सारी रिपोर्ट कहां पर जाएगी, साइबर। फिर हुआ क्या, द पुलिस वर एबल टू कैच द टू डिसऑनेस्ट एम्प्लॉइज रेड हैंडेड, रंगे हाथों उनको पकड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, पहले भैया इसको तो हटाए, तो कोऑर्डिनेशन तो वैसे ही नहीं होता फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग की कोई रिक्रूटमेंट वगैरह की तो बात ही नहीं हो रही है, कोई डिविजनल फंक्शनल स्ट्रक्चर की भी बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, कंट्रोलिंग। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड डिजाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फिल्ड बाय suitably skilled people and defining the interrelationship between the roles so that ambiguity in performance of duties can be eliminated। कह रहा भैया कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का आउटकम में ऐसा होता है कि आप स्किल्ड पीपल को सुटेबली, जैसा कि उनकी स्किल्स होते हैं उसके हिसाब से आप उनको काम देते हो, और फिर उनको जो उनका रोल होता है, भी आप जैसे आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम, ताकि आपस में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब वो किस में होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, कंट्रोलिंग की बात हो रही है। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जहां पे आप अलग अलग स्किल्स के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हो। भाई आपकी स्किल में आपको परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया, किसी को आपने सेल्स में डाल दिया, और सभी को फिर अलग अलग काम दे दिया। अब इसको पता कि इनको पता है हमें परचेज का काम करना है, ये वाले सारे आपका सेल्स का काम करेंगे, ये सारे आपके प्रोडक्शन वाले हो गए। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1, ट्रांसपोर्ट हेल्प इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग हेल्प इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। ओके। Statement 2, the process of classification of product into different group on the basis of their important characteristics is known as standardization। बताओ अभी क्या लगता है, दोनों ट्रू है, फॉल्स है, या क्या है। देखो जहां तक बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की, तो भैया जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो किससे होता है, प्लेस यूटिलिटी, यही पढ़ा था ना आपने। और जहां तक वेयर हाउसिंग की बात होती है कि जब आपने स्टोर कर दिया, जब उसकी डिमांड आएगी उस टाइम पर आप उसको प्रोवाइड करवा दोगे चीज को, यही होता है। तो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या हुआ, टाइम यूटिलिटी। तो ये तो भैया उल्टा दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ उसने दे दिया टाइम यूटिलिटी, वेयर हाउसिंग के साथ दे दिया प्लेस यूटिलिटी, तो ये तो आपका क्या हो गया, फॉल्स। देन
प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को स्टैंडर्डाइजेशन ही कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेडिंग। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स। समझ में आया? ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द वेरियस टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ कॉलम 2। फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। देखो भैया, जब भी मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप देखो कि कौन सा ऐसा आपको पार्ट है जो आपको श्योर है कि यही हो। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी को कंपेयर टू फाइनेंशियल मार्केट देखना आसान है। अगर मैं प्राइमरी मार्केट की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, राइट? यही था। सेकेंडरी मार्केट को क्या कहते हैं, और स्टॉक मार्केट। तो जाहिर सी बात है, आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है फिर वो क्या होगा, इट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो बी के साथ क्या है, थर्ड। तो बी के फर्स्ट वाले का सेकंड है, तो ये हो गया। और सेकंड वाले का क्या था, तो ये ऑप्शन ए होगा। समझ में आया किस अप्रोच के साथ करना है आपको? फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश इज ए नंबर असाइंड टू ईच ट्रांजैक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये भैया आपकी बुक में है ही नहीं कहीं, तो ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इसको कहते हैं यूनिक ऑर्डर। कुछ चीजें मैं आपको कहता हूँ एमसीक्यू में ऐसी होती है, या आप अभी स्टार ला के जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाते हो, इसमें आप लिख लेना या लिख ही लो। यूनिक ऑर्डर कोड is a number assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on the contract note। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है उसमें जो कोड होता है उसको क्या कहा जाता है, उस नंबर को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है यूनिक ऑर्डर नोट। स्टार लगा के एक पॉइंट लिख लो, यूनिक ऑर्डर कोड इज अ नंबर assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on the contract right? हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। One of the important decisions area under the marketing function of dash is managing inventory। किस मार्केटिंग फंक्शन में हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। तो भैया ब्रांडिंग में तो कुछ नहीं है इन्वेंट्री वाली बात, प्राइसिंग में भी नहीं होता, प्रमोशन में भी नहीं होता, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो स्टॉक की बात आती है, यहां से यहां पर रखना है उस चीज को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ध्यान से, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। चलो पहले आप लोग ट्राई करो, क्योंकि ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है? स्टेप ए, पॉइंट ए में कहा जा रहा है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू सिक्योरिटी इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बात तो ठीक लग रही है। प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज डीमैटेरियलाइजेशन। ये भी ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया परफॉर्म द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर सच प्रैक्टिसेस। सेबी करता है, होता है ना, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट करता है, सभी चीज मतलब इन चीजों पे नजर रखता है। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड स्टॉक। ये भी ठीक है। अब बताओ किसको गलत बोले? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बिल्कुल श्योर पॉइंट है, पहले उनको एलिमिनेट करो। जैसे प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, ये तो बिल्कुल श्योर है। होल्डिंग शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं, ये भी बिल्कुल श्योर है। कैपिटल मार्केट में कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड स्टॉक होता है, ये भी ठीक है। तो जो भी आपका इनकरेक्ट है फिर यही स्टेटमेंट होगी। क्यों होगी ये भी बताता हूँ भैया। ये इसका रेगुलेटरी फंक्शन नहीं होता, ये इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। देखा कितना डीपली आपको यहाँ पर घुसना पड़ेगा।
तो जब नहीं ऐसे पता लगे तो जो एलिमिनेशन टेक्निक के साथ जाओ, जो श्योर वाले उनको हटाओ। समझ आ रहा है? ये रेगुलेटरी फंक्शन नहीं था, ये कौन सा फंक्शन था? प्रोटेक्टिव फंक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये इजी, आई थिंक इजी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट which apart from customer satisfaction pay attention to the ethical and ecological aspects of marketing। इसको बेस्ट माना जाता है। कौन सा कंसेप्ट था वो? सेलिंग वालों को तो सेल से ही मतलब था, ये क्वांटिटी के हिसाब से बात करते हैं, मतलब प्रोडक्शन और प्रोडक्ट में। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ा था ना? ये क्या कहते हैं? एक तो कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, और आफ्टर सेल सर्विसेज ये सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड की जाती है। फिलोसफी पढ़ी थी हमने, राइट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। while the product cost at the lower limit of the price for a product, ये होता ना भैया, कम से कम इतनी कीमत तो रखनी पड़ेगी जिससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट, जो प्रॉफिट हम चाहते हैं हमारा हो, वो हमारा कवर अप हो जाए। अपर लिमिट जो होती है प्राइस की, विच अ बायर वुड बी प्रिपेयर्ड टू पे, वो किस पर डिपेंड करता है बताओ? यस, यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द मार्केट। भैया जितनी ज्यादा यूटिलिटी रहेगी, जितनी ज्यादा डिमांड रहेगी, उतना हाई प्राइस करने के लिए कस्टमर तैयार रहेगा। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following statement about advertisement is incorrect? Carrot is a personal form of communication. It is a paid form of communication, ये तो ठीक है। मास सेलिंग टेक्निक, ये भी ठीक है। इनफ्लेक्सिबल होते बिल्कुल, आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो है नहीं कि इसको ये दिखानी है, इसको ये दिखानी है। पर्सनल फॉर्म नहीं होती है, इम्पर्सनल फॉर्म होती है। पर्सन टू पर्सन थोड़ी ना कॉम्प्लिकेट होता है, जो हो गया सबके लिए वही रहेगा। तो यही आपका एरर है, ये इनकरेक्ट है, राइट? क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, मतलब एमसीक्यू वाला जो पार्ट है आपका। अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर एट द स्टॉक एक्सचेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डीमैट अकाउंट को ओपन किया जाता है, फिर ऑर्डर प्लेस किया जाता है। बस इन दोनों को पकड़ लो। कहीं दिखाई दे रहा सेकंड और थर्ड एक साथ? ये रहा, बस यही आंसर होगा। यहाँ के आपके जो 20 एमसीक्यू थे वो कंप्लीट हो। इज इट क्लियर? ठीक है,